आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस प्यार भरे सेशन में। मेरे प्यारे दोस्तों, टैलेंट शो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये आपको सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, एनडीएस, सीडीएस और उसके अलावा टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी मदद करेगा। आज का हमारा जो हॉट टॉपिक है वो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और ये बिल्कुल नए पैटर्न के आधार पर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रिसेंट एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एमटीएस कर लीजिए, चाहे सीएचएसएल, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की बात कर लीजिए, लेटेस्ट पैटर्न इनके अकॉर्डिंग जो पूछा जा रहा है। आइए बच्चों, एक एक करके क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन आए, पहले आप उसे खुद पढ़ें, बनाएं और उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेनेशन जब दूं तब आप समझिएगा कि आपने क्या चीज़ नहीं समझी थी। सामान्यतः किसी भी स्टूडेंट के सामने इस तरह का जब सवाल लिखा हुआ नजर आता है तो वो यही देखता है कि इफ के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, आगे लिखे हुए रिजल्ट में वुड के साथ वी1 है, तो फिर इसमें कोई भी दिक्कत है नहीं। मैं आप लोगों को यहाँ एक छोटी सी चीज समझा देता हूँ बेटा कि इफ के साथ जो पास्ट परफेक्ट हम यूज करते हैं ये बताने की कोशिश करता है अपने आप में पास्ट के किसी रिग्रेट को। अब रिग्रेट को हम अगर कहने की कोशिश करते हैं तो ये पास्ट का अपने आप में अनफुलफिल्ड एक्शन है। पास्ट का अपने आप में अनफुलफिल्ड एक्शन है, यानी कि एक ऐसा एक्शन है जो पास्ट में हो सकता था पर हुआ नहीं, ऐसा होना चाहिए था पर हुआ नहीं। ठीक है ना। अब इस लिखी हुई सिचुएशन को देखेंगे। इफ यू आस्क फॉर डायरेक्शंस एट द पेट्रोल पंप, अगर आपने पेट्रोल पंप पे डायरेक्शंस पूछी होती, यू वुड नॉट बी लॉस्ट नाउ। यहां पर तो ये बात हमारे सामने किस में कही गई है, प्रेजेंट की बात कही गई है ना। तो प्रेजेंट के लिए तो वुड के साथ अपनी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर अगर आप पूछते है ना तो ये पास्ट का अपने आप में एक ऐसी अनरियल कंडीशन है जो हुई नहीं है। आपने पेट्रोल पंप पे पीछे रास्ता पूछा नहीं है, अगर आप पूछ लेते तो इस समय हम यहाँ पर खो नहीं जाते। तो इसका मतलब ये अपने आप में पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शंस की कैटेगरी में अगर जाएगा तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं। करेक्ट आंसर हमारे सामने ए फॉर एप्पल बचता है। बेटा इस चीज को आप ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ज्यादा परेशान करता है। ठीक है, चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने यहाँ पर है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। पहले एक बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ये भी एक कंडीशन क्लॉज बेस्ड ही आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। इफ द गवर्नमेंट हैड टेकन स्ट्रोंगर एक्शन अर्लियर, अगर पहले ही सरकार स्ट्रोंगर एक्शंस ले लेती, the economy would have been in a much better position to recover from the crisis। इकोनॉमी बहुत अच्छी पोजीशन पर आज होती, क्राइसिस से रिकवर करने योग्य होती। तो इसका मतलब ना तो गवर्नमेंट ने टाइमली कोई डिसीजन लिया और ना ही रिकवरी मतलब आज के समय में कोई भी बेटर पोजीशन पर हो पाई। यानी कि दोनों तरफ हमारे सामने क्या है, पास्ट की ही एक सिचुएशन क्रिएट की गई है कि ना तो वक्त रहते सरकार ने उस समय कदम उठाए और ना ही वक्त रहते आज ये स्थिति है। तो यानी कि दोनों तरफ अपने आप में पास्ट का एक कंडीशन बताया जो अनफुलफिल्ड है। तो जब अनफुलफिल्ड है ही अपने आप में तो इसका मतलब इस सिचुएशन में तो कोई भी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। दोनों तरफ एक ही बात कही गई है पास्ट रिग्रेट को बताने के लिए, तो यहाँ पर कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना जी, ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। द प्रपोजल दो अट्रैक्टिव एट फर्स्ट ग्लैंस, ध्यान से समझेंगे, जो प्रस्ताव रखा गया है हालांकि पहली नजर में, पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, पहली नजर में बहुत अट्रैक्टिव था ये प्रपोजल। वॉज फाउंड टू बी रेप्लीट विद, रेप्लीट विद अपने आप में बिल्कुल सही है। रेप्लीट विद का मतलब होता है किसी चीज से पूर्णतः भरपूर होना, यानी कि किसी भी चीज से इतना भरा होना कि संतुष्टि हो जाए। समझ रहे, जैसे हम जब गांव देहात में रहते थे तो पूरे साल भर का अनाज इकट्ठे पापा खरीद लेते थे, जो भी पूरे साल में हमारे परिवार को चाहिए होता था उसके हिसाब से पूरे साल के लिए अनाज इकट्ठा ले लेते थे। तो अनाज को लेके कभी घर में दिक्कत नहीं होती थी, इट वॉज रेप्लीट विद। ठीक है ना जी, ओके। तो रेप्लीट के साथ विद अपनी जगह बिल्कुल ठीक है ना। चलो अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या हो सकता है। टू बी रेप्लीट विद, आगे लिखा लूप होल्स विच कैन हैव, यहाँ पर हमारे सामने लिखी हुई बात किस में चल रही है बेटा, पास्ट में। तो पास्ट में अगर ये बात चल रही है तो क्या पास्ट के साथ हम लोगों को पास्ट की बात यहाँ करनी होगी, आई मीन ये वाली बात करनी होगी, कुड हैव। तो कुड हैव अगर हम बात कर रहे हैं और इधर हमारे सामने लिखा है कैन हैव, एक बार मुझे देखना पड़ेगा, दोबारा से रुक जाइए।
द proposal though attractive at first glance was found to be replete with loopholes, ठीक है ना, which can have far reaching consequences। अब इस सिचुएशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे लिए यहाँ पर क्या ठीक होना जरूरी है, यहाँ पर एक गड़बड़ हमारे सामने हो रही है, और वो गड़बड़ ये है क्या मेरे बच्चे, हमारे सामने गड़बड़ ये हो रही है कि इस रिलेटिव क्लॉज विच का हम यूज कर रहे हैं लूप होल्स को बताने के लिए, ठीक है। यहाँ पर दैट का हम यूज कर रहे हैं को बताने के लिए, लेकिन दैट हमेशा यूज होता है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेसिफिक सेंस को जनरेट ये करता है ना। अब अगर स्पेसिफिक सेंस को जनरेट करता है तो लूप होल्स को स्पेसिफिक भी हमें बनाना होगा, लेकिन यहाँ पर तो आर्टिकल द हमारे पास है ही नहीं। जब आर्टिकल द हमारे पास यहाँ पर है नहीं तो फिर हम लोगों को छेड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों छेड़ने की जरूरत नहीं है, कि जो प्रोपोजल पाया गया था उसका परिणाम हमें प्रेजेंट या फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो इस कैन को जबरदस्ती कुड में चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, बिना आर्टिकल के स्पेसिफिक भी नहीं है, तो यहां पर भी कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन दिस सेंटेंस, ठीक है जी। हियर वी हैव द एक्सप्लेनेशन बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ये क्या कहना चाहता है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है द स्पीकर वार्नड, स्पीकर ने इस बात की चेतावनी दी, ठीक है ना, दैट द इकोनॉमी वुड हैंग ऑन अ थिन थ्रेड इफ करप्शन कंटिन्यूड अनचेक्ड। अगर करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार लगातार ऐसे ही चलता रहा, देखो जी यहाँ लिखी गई भले ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो प्रेजेंट में है, इसका जो इम्पैक्ट है वो प्रेजेंट में है। स्पीकर ने इस बात की वार्निंग दी थी कि इकोनॉमी वुड हैंग, वुड के साथ हैंग यहाँ लिखा है, बिल्कुल ठीक है। सभी ऑप्शंस में हैंग लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हैंग अपॉन अ थ्रेड कोई ईडियम नहीं है, हैंग विद कोई ईडियम नहीं है, तो हैंग बाई होता है, जिसे हम कहते हैं क्या, बाल बाल बचना, ठीक है ना जी, जिसे हम कहते हैं बाल बाल बचना। ये तो इडियोमैटिक एक्सप्रेशन की गलती हो गई है, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। हर एक क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, ठीक है। आपने अगर पहले अच्छे से पूरे सिलेबस को पढ़ा है तो ये क्लासेस बहुत मज़ेदार रहेंगी, लेकिन अगर आपने पूरे सिलेबस को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो मेरे बच्चों मेरी सलाह को मानिएगा, एक बार पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से मेरे साथ सीखेगा, फिर इन क्वेश्चंस को बनाने की स्पीड और ट्रिक बहुत आसान हो जाती है, ठीक है जी, है ना। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। द विटनेस वॉज अनेबल टू प्रोवाइड अ स्टेटमेंट, विटनेस अयोग्य था प्रोवाइड करने में स्टेटमेंट को कंसिस्टेंट टू द फैक्ट प्रेजेंटेड अर्लियर। अब कंसिस्टेंट के साथ अगर हम टू की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब दूसरा मीनिंग निकल जाता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है क्या चीज, लगातार। अगर आप इसके साथ टू को जोड़ देते हैं तो कंसिस्टेंट टू अपने आप में क्या चीज कह देने की कोशिश करता है, जो चीज लगातार किसी की अकॉर्डिंग चलती है, लेकिन यहाँ तो ये कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर तो एग्री करना है, कंसिस्टेंट का मतलब यहाँ पर निकल रहा है किसी चीज के अनुरूप, है ना, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं कहूं तो इन अकॉर्डेंस विद इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है। इन अकॉर्डेंस विद का मतलब जो फैक्ट्स है उनके अनुरूप ये काम हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज अपने आप में गलत यूज हो गया है, इसको हमने ठीक कर दिया, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन 6 को ध्यान से देखते हैं। नीदर, क्वेश्चन क्या कहता है, नीदर द चेयरमैन नोर द मेंबर्स ऑफ द कमिटी वॉज एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रेसिंग इशू, यानी कि वो मुद्दा जो दबाव बढ़ा रहा था ना तो चेयरमैन, अब नीदर द चेयरमैन का मतलब चेयरमैन तो है ही नहीं, और ना ही कौन है, मेंबर्स, ये प्रेपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो यानी कि ये अब हमारा सब्जेक्ट डिसाइड होगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग तो हमें प्लूरल चाहिए, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग ये भी गया, ये भी गया। अब हैड बीन एबल या वर एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन, ठीक है ना, टू फाइंड अ सोल्यूशन, फाइंड एक ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद सीधा हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, फोर तो हमें चाहिएगा ही नहीं, तो हमारे पास करेक्ट आंसर एक ही बच जाता है। आप सभी लोगों को ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो बेटा ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, इसके बाद सीधा सीधा ऑब्जेक्ट आता है, इसके बीच हम प्रीपोजिशन नहीं लिखते, इसके बीच हम प्रीपोजिशन नहीं लिखते, ठीक है ना, फाइन। तो इसी वजह से हमारे सामने क्या चीज है, सी ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। कई बार हम तैयारी तो कर लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि गलत ऑप्शन गलत क्यों है, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को बना के देखिएगा पहले, शाबाश। देखते हैं क्या कहता है ये। द डिप्लोमेट स्पीच, डिप्लोमेट की जो भाषण है वॉज इंटेंडेड टू पेसिफाई, उम्मीद की थी कि वो शांत करेगी टेंशंस को, टेंशंस का मतलब जो तनाव की स्थिति है, बात,
हिज एम्बिशियस रिमार्क्स, लेकिन जो उसके रिमार्क्स हैं वो एम्बिशियस हैं। एम्बिशियस होने का मतलब तो क्या होता है, एम्बिशियस का मतलब होता है जिसे बहुत कुछ पाना हो। मान लीजिए एक राजा है, ठीक है, उस राजा ने किसी इस देश पर, उस देश पर, इस राज्य पर हमला करके वहां के सब कुछ धन संपदा लूट ली, ठीक है। अब उसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा उसके ऊपर मतलब लग्जरी लाइफ वो जी रहा है, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा है। उसके दिमाग में एक नया कीड़ा चालू हो गया, नहीं मुझे पूरी की पूरी दुनिया पर राज करना है, मुझे सारे राजाओं को हराना है, मुझे पूरी दुनिया में सबसे महाबली घोषित करना है अपने आप को। तो ये एम्बिशियसनेस है कि जितनी जरूरत हो उससे ज्यादा पाने की भी इच्छा को क्रॉस कर देना और ये सोचना कि मैं सब कुछ पा लूं। एम्बिशियसनेस इसी को हम कहते हैं। एम्बिशियस रिमार्क्स ओनली एडेड फ्यूल इन द फायर। पहली बात तो सर ये एक फ्रेज है, टू एड फ्यूल टू द फायर, ये एक फ्रेज है। तो यहाँ पर फूल के साथ टू कहाँ पर नजर आया, यहाँ। तो बेटा हमारे पास आंसर इस वजह से भी ये वेरीफाई हो जाता है। एक तो फ्रेज हमारे सामने है, और एम्बिशियस की जगह ज्यादा अच्छा है एम्बिगुअस का यूज कर देना। जब एम्बिगुअस की बात हम कर रहे हैं तो एम्बिगुअस का मतलब जिसके मीनिंग एक से ज्यादा समझे जाए। अब इसका एक और रीजन है बेटा, डिप्लोमेट लोग जो होते हैं ना, डिप्लोमेट लोग होते हैं ना, वो बड़े शातिर होते हैं, ठीक है ना। डिप्लोमेट लोग ऐसे लोग होते हैं ना जो किसी भी सिचुएशन में ना अपने आप को भी और सामने वाले को भी, दोनों को विन विन पोजीशन पर लेकर जाते हैं, दोनों के दोनों लोग जीत जाते हैं। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए डिप्लोमेट्स भेजते हैं ना, इन्हीं को राजदूत समझ लीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है ना। तो ये वो लोग होते हैं जो किसी भी स्थिति में ना सामने वाले देश के साथ और अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए ऐसी सिचुएशन लेकर आते हैं कि अपने देश का नुकसान नहीं और सामने वाले से अपना मतलब निकल जाए। डिप्लोमेटिक इसी को कहते हैं। कई बार लड़कों ने भी ये वर्ड सुना होगा ना, गर्लफ्रेंड्स अक्सर कह देती हैं आप बड़े डिप्लोमेटिक हो जाते हो। डिप्लोमेटिक का मतलब, अब लड़के तुम ही समझ रहे हो भाई। तो एम्बिगुअस यहाँ पर ज्यादा सेंसिबल है। एसिडुअस का मतलब तो होता है हार्ड वर्किंग। एसिडुअस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। अब आप समझ रहे हैं कि रिमार्क्स का हार्ड वर्किंग से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ठीक है ना जी। यहाँ पर लिखा है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट हम उसे कहते हैं जो भगवान के एग्जिस्टेंस में विश्वास ही नहीं करता, तो ये दूर दूर तक सेंसिबल नहीं है, ठीक है ना। हम इसको होस्टाइल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये लिखा जैसे ये फिट नहीं होता बेसिकली सेंस के अकॉर्डिंग। Now we have question number 8, ladies and gentlemen. Look at this question. ये क्या कहता है? They have decided to for hire a cruise ship for their anniversary celebration. देखिए यहाँ पर हमारे सेंटेंस को अगर हम समझेंगे तो ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और इसी के साथ ये मेन वर्ब है जिसे हम फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं डिसाइड की, एग्री की, ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं वांट की, तो ये ऐसी हमारी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं जो आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब का हमेशा इंफिनिटिव फॉर्मेट लेकर चलते हैं। उसका बेसिक रीजन क्या है, यानी कि ये वो एक्शन बताती है जो इनके बाद वाला एक्शन है वो बाद में होने की संभावना है। तो यानी कि उन्होंने डिसाइड किया है क्या, हायर करने के लिए क्रूज शिप, किसके लिए, फॉर देयर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। तो डिसाइडेड के साथ सीधा फोर नहीं आएगा, इन्फिनिटिव के लिए हम लोगों को ये पैटर्न जचता है, तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर यही हो गया कि डिसाइडेड फाइनाइट वर्ब अगर है तो इसके बाद हमें इन्फिनिटिव की आवश्यकता, बस फोर को हटा दो, जरूरत ही नहीं थी। हियर वी हैव द आंसर। ओके बच्चे, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। केयरफुली ऑब्जर्व द क्वेश्चन, व्हाट डज इट से। द गवर्नर एश्योर्ड, गवर्नर ने भरोसा दिलाया मीडिया को दैट द क्राइसिस वॉज अंडर कंट्रोल, कि जो क्राइसिस है ना वो अंडर कंट्रोल है, हमारे काबू में है, एंड वुड बी सून ओवरकम बाय द एफर्ट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स के द्वारा इसको बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया जाएगा। पहली बात तो ये समझ में आती है, ये लिखा हुआ जो हमारे सामने पार्ट है ये पैसिव वॉइस में है। अब पैसिव वॉइस में है तो बाई के साथ ये लिखा हुआ अपनी जगह चल जाएगा, इसमें अपन को कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। वुड बी सून ओवरकम। अब अरेंजमेंट ऑफ एडवर्ब को लेकर ये सवाल है। पहली बात तो यहाँ विल तो हम नहीं लेके जाएंगे, ठीक है ना जी, हाँ है ना। वॉज के साथ सून लेकर नहीं जा सकते क्योंकि वॉज के साथ वी1 अगर लेकर आना है तो टू हमें वी1 के साथ जोड़ना होगा। तो हमारे पास फिर बचता क्या है सर, इस सून की जो अरेंजमेंट है हम मेन वर्ब से पहले लेकर जाएंगे, तो वुड सून बी ओवरकम। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है ना। एडवर्ब्स की सीक्वेंसिंग आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस सून की अरेंजमेंट को आपको ठीक करना, दैट्स इट, ठीक है जी, हाँ कि नहीं।
बाकी की और सारी स्थिति ठीक है यहाँ पर, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। वी हैव द एक्सप्लेनेशन लेडीज एंड जेंटलमैन। क्वेश्चन 10 को जरा ध्यान से देखते हैं, ये हमें क्या कहता है। द रिपोर्ट सजेस्टेड दैट अनलेस करेक्टिव स्टेप्स का मतलब होता है सही ठोस कदम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उठाए जाने हैं। जो रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि जब तक सही सुलझाने वाले कदम नहीं उठाए जाएंगे, आर टेकन इमीडिएटली, द प्रॉब्लम वुड एग्रावेट इनटू। अब एग्रावेट का मतलब हमें क्या समझ में आता है, देखो एग्रावेट को तोड़ते हैं, बड़े आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, रूट लेवल पर। एग का मतलब होता है टू, एट वर्ब बनाने वाला है जिसका मतलब होता है बना देना। तो एग्रावेट का मतलब क्या होता है, जो किसी भी चीज को सीरियस बना दे। वोकैबुलरीज को ऐसे तोड़कर सीखने का ही तो मजा है, आपकी अपनी वोकैब विट से। पढ़िएगा जरूर मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो एग्रावेट अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है बेटा। जब ट्रांजिटिव वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आना चाहिए, इनटू की आवश्यकता नहीं है। अब देखो कहां पर आप इनटू को हटा सकते हैं, आप कहेंगे हटाएंगे तो तब जब एग्रावेट का किसी ऑप्शन में जिक्र हो, यानी कि हमें इंप्रूवमेंट तो करना है। द प्रॉब्लम वुड एस्केलेट इनटू, बिल्कुल सही है फ्रेज। एस्केलेट इनटू अपने आप में एक सही करेक्ट फ्रेज है यहाँ पर। एस्केलेट इनटू का मतलब होता है जब किसी स्थिति को और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किसी दूसरी सिचुएशन में लेकर जाया जाए। हस्बैंड वाइफ अक्सर झगड़ते हैं किस बात पर, कि आपने गीला टॉवल यहां क्यों रख दिया, अभी मैंने पोछा लगाया था, आप यहां पर चलकर आ गए। और उनकी ये छोटी सी बात इट एस्केलेट्स इनटू, समझ रहे, एस्केलेट्स इनटू का मतलब समझ आ गया। नॉर्मल बातचीत वो एक बहुत बड़े झगड़े में लोगों की सिचुएशन तलाक पे पहुंच जाती है। माइंड माई वर्ड्स, ठीक है ना। तो ये अपनी जगह सही जा रहा है, दिक्कत ही नहीं है। रिटेलिएट के साथ विद अपनी जगह गलत हो गया जी, है ना। रिटेलिएट अपने आप में होता है किसी को पलट कर जवाब देना। मेरी बात समझ में आ रही है, तो रिटेलिएट के साथ यहां पर विद लिखना ठीक नहीं जाएगा। प्रॉब्लम वुड एलिविएट, एलिविएट के साथ और एस्केलेट के साथ इनटू की हमें जरूरत होती है। मेरी बात समझ है, तो यहां पर ये फिर से हमारे सामने गड़बड़ हो गई है, ठीक है ना जी। हाँ है ना। वैसे एलिविएट का मतलब तो कम करना होता है, सॉरी उल्ट एंटोनिम है। तो यहां पर सिचुएशन को कम करेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग ही ऑपोजिट हो गया। तो बस कुछ नहीं, फिर हमारे सामने सी ही एक ऑप्शन बचता है, दैट विल मेक द आंसर। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रख लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले 10 मिनट शो में मजेदार क्वेश्चंस के साथ। यूं ही आप लोगों को कुछ नया सिखाने की कोशिश करूंगा और यूं ही आप लोगों का लेवल ऊंचा उठाऊंगा। बाय, मिलते हैं अगले सेशन में। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। बाय एवरीवन।